नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज चर्चा बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध जगदेव प्रसाद के बारे में। कहानी यहां से शुरू करते हैं। जगदेव प्रसाद के सहयोगी राम अयोध्या सिंह विद्यार्थी इस घटना का जिक्र कर रहे थे। अरवल भगवती शाह का पेट्रोल पंप है, अब भी है वो पेट्रोल पंप, और वहां लगनदीप ठाकुर का एक सैलून हुआ करता था। जगदेव प्रसाद जब भी पटना से अपने घर जाते थे, यानी कुर्था, तो वो यहाँ पेट्रोल पंप पर रुकते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, और उस दिन भी रुके हुए थे। ये कहानी है 3 सितंबर 1974 की, जो जिक्र मैं आपसे भी कर रहा हूँ। 3 सितंबर 1974 की ये बात है, जब उसी पेट्रोल पंप पर जगदेव प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और वो एक आदमी की तलाश करते हैं। उनका नाम था बाबू ठाकुर सिंह, जो गांधी के वेश में रहते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनसे जगदेव बाबू की काफी पड़ती थी, और जगदेव बाबू जब अरवल आते थे तो उनसे जरूर मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। उस दिन भी बाबू ठाकुर सिंह आए, जगदेव बाबू से मिले, और जगदेव प्रसाद से बाबू ठाकुर सिंह ने कहा, ये जगदेव बाबू कुर्था मत जा, 5 सितंबर के तोरा मार दे फूसो। बिहार भर के भूमिहार के सबके मीटिंग होल हवा, हमहू भूमिहारे ही, सही बात हम जानी थी, हमरो जानकारी मिलल है। कह दे थी वह, तुम तो मजाक मनबा, बाकी हम सच कही थी वह, तू कुर्था मत जा 5 सितंबर के। 5 सितंबर को दरअसल जगदेव प्रसाद की जो पार्टी थी, शोषित समाज दल, उसका एक सत्याग्रह आंदोलन वहां से शुरू होना था, अपनी कुछ मांगों को लेकर। जगदेव प्रसाद ने बाबू ठाकुर सिंह को जवाब में हंसते हुए कहा कि ठाकुर बाबू यहाँ जिए के आयल है, सबके तो एक न एक दिन मर ही लगे है। अभी तो बढ़िया हो कि हम जनता के सवाल लेके मरब, कोई बात ना है, हम डेराइत नहीं। ये तो बढ़िया बात है ना ठाकुर बाबू कि पहिलका आजादी के लड़ाई में अपने लड़ ली, दूसरका आजादी के लड़ाई हम लड़ी थी, हम मरा जाए तो तीसरका आजादी के फिर लड़ाई हमार लोग लड़ी हम। लड़ाई के इतिहास रहत तो आगे भी लड़ाई जारी रहत। बढ़िया है कि हमने अलगे अलगे टाइम में मरब, आजादी लगी। फिर वही जगदेव प्रसाद बाबू ठाकुर सिंह को 25 रुपए देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 5 सितंबर का दिन आता है, यानी ठीक 2 दिन बाद, और फिर जो हुआ उसको जानने से पहले जानते हैं जगदेव बाबू के बारे में। बिहार के तब के गया और अब के अरवल जिले का कुर्था प्रखंड है, और वहीं कुरहारी में जगदेव प्रसाद का जन्म हुआ था। पिता प्रयाग नारायण और माता रासकली देवी के बड़े पुत्र थे। पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। बीटी हाई स्कूल जहानाबाद में पढ़ाई के दौरान ही भीमचक की सत्यरंजना देवी से शादी हो गई थी जगदेव प्रसाद की। 1946 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्हीं दिनों पिता बीमार पड़े और तमाम देवी देवताओं की मन्नत करने के बावजूद, मन्नत मांगने के बाद भी उनकी मौत हो गई। जगदेव प्रसाद ने गुस्से में आकर घर में रखी जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां थी और तस्वीरें थी, सबको उठाकर अपने पिता की चिता पर डाल दिया और साथ में जला दिया। मौत के बाद आए ब्राह्मण ने कहा कि पिता की ये जो मौत हुई है, यह जगदेवा के करनी के फल है। जगदेवा के धर्म है सब्जी उत्पादन करना, सब्जी उपजाना, और ई का कर रहा है पढ़ाई लिखाई। जे अपन धर्म छोड़ेगा ओकर यही हाल होगा। अगले दिन फिर ब्राह्मण वो आया और श्राद्ध के लिए पकवान का आइटम तैयार, नाम गिनाने लगा कि ये आइटम बनेगा और फलाना फलाना चीज, गाय, पलंग, इतना रुपया, जमीन, ये सब दान दक्षिणा में ब्राह्मणों को देना होगा। जगदेव बाबू ने पूछा कि इससे क्या होगा, तो ब्राह्मण फिर भड़क गया, कहा कि यही कलयुग है। अरे दान नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता तो नरक भोगेंगे। यहां जो तुम खिलाओगे और जो जो चीज दान करोगे वो तुम्हारे पिता को वहां स्वर्ग में मिलेगा। तुम यहाँ गाय दोगे तो उनको वहां गाय मिलेगी, वो दूध पिएंगे। तुम यहाँ पलंग दोगे तो वो वहां पलंग पर सोएंगे। तुम जो यहाँ करोगे वो वहां।
तो जगदेव बाबू ने पूछा उस ब्राह्मण से कि आप ब्राह्मणों का पेट कोई कुरियर कंपनी है कि यहां से डालिएगा और वहां निकलेगा? जगदेव प्रसाद ने अपने दादा इंद्रजीत प्रसाद के साथ बातचीत की और श्राद्ध का कर्मकांड नहीं किया। एक शोक सभा का आयोजन किया गया और फिर एक सहभोज का। पिता की मौत के बाद माथे पर मां, पत्नी, 2 बहनों और एक भाई की जिम्मेदारी आ गई। जगदेव प्रसाद पढ़ना चाहते थे। मां और पत्नी ने घर की जिम्मेदारी अपने माथे पर ले ली और 11 रुपए देकर उन्हें पटना के लिए विदा कर दिया। वो गांधी मैदान में उदास बैठे हुए थे, वहीं मिला पटना बीएन कॉलेज का एक परिचित माली और उसने उनका दाखिला बीएन कॉलेज में करा दिया और कह सुन करके उनकी आधी फीस भी माफ करा दी। ट्यूशन के सहारे अंटा घाट स्थित एक रूम के चपरासी क्वार्टर के बरामदे में जगदेव प्रसाद रह करके पढ़ाई लिखाई करने लगे। वही बीएन कॉलेज के छात्रावास में उस समय रह रहे चंद्रदेव वर्मा से उनकी भेंट होती है और फिर चंद्रदेव वर्मा उन्हें अपने हॉस्टल के कमरे में ले गए और वहीं रह करके फिर जगदेव प्रसाद पढ़ने लिखने लगे। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने 1950 में ग्रेजुएशन और 1952 में अर्थशास्त्र में एमए किया। जगदेव प्रसाद के नजदीकी और हाई स्कूल शिक्षक सच्चिदानंद श्याम के अनुसार एमए करने के बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग की सब डिप्टी कलेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आयोग के सदस्यों ने उन्हें यह कहकर अपमानित किया कि शाक सब्जी उपजाने वाला कोई अपनी जाति का काम करे, उसके लिए डिप्टी कलेक्टर का पद सही नहीं है। जगदेव प्रसाद ने यह सुनकर इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया। वहां इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे भोला प्रसाद सिंह ने जब यह सुना कि जाति के आधार पर जगदेव प्रसाद को अपमानित किया गया है तो उन्होंने भी इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया। बाद में जगदेव प्रसाद को पटना सचिवालय में नौकरी करनी पड़ी। किसी गरीब के घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाने से जो खुशी आ सकती थी वो खुशी जगदेव प्रसाद के घर में भी हुई। घर में खुशहाली लौटने लगी, लेकिन दूसरी ओर नौकरी के दौरान अनैतिक कार्यों को लेकर के जगदेव प्रसाद का अपने उच्चाधिकारियों के साथ अनबन होने लगा और बढ़ते विरोध के बीच हुआ ये कि मात्र 3 महीने के बाद जगदेव प्रसाद ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद उन्होंने गया में एक हाई स्कूल की स्थापना की और उसके प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने लगे। विद्यालय चलाने के दौरान ही जगदेव प्रसाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। उन्होंने मगध से लेकर तब के दक्षिणी बिहार यानी अब के झारखंड तक की यात्रा की और पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों की बदहाली एवं गहरी असमानता देखी। असंख्य इंसानों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। इसके मूल में थी जाति व्यवस्था। लोहिया और जेपी से दिनों दिन जगदेव प्रभावित होने लगे। तब दोनों मिलकर सोशलिस्ट पार्टी चला रहे थे। उन्हीं दिनों सोशलिस्ट नेता उपेंद्र नाथ वर्मा ने जगदेव प्रसाद को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। जगदेव प्रसाद के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार बताते हैं, स्कूल चलाने में अब भैया का मन नहीं लगता था, अंदर से काफी बेचैन रहने लगे। एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र, तुमसे मैं कुछ मांगने जा रहा हूं बड़ा होने के बावजूद। अब मैं देश की राजनीति करना चाहता हूं। गरीबों और पिछड़ों की जिंदगी में राजनीति किए बिना बदलाव नहीं आएगा। अब मैं देश की राजनीति करूंगा और घर की राजनीति तुम संभालो। तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम होगा, लेकिन धैर्य रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब तुम्हें ही घर संभालना होगा। उस समय वीरेंद्र कुमार पढ़ रहे थे। उस समय वीरेंद्र कुमार कॉलेज के विद्यार्थी थे। उनके ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जगदेव प्रसाद दूसरी ओर स्कूल गए और प्रधानाध्यापक के पद से इस्तीफा दिया और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। लोहिया ने उनकी प्रतिभा देखी तो 1953 में पटना से सोशलिस्ट पार्टी की एक पत्रिका निकलती थी, जनता, उसका संपादक बना दिया। उसी साल कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी में विभाजन हो गया। एक गुट जेपी का बन गया और एक गुट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण की पार्टी का नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बाद में जगदेव प्रसाद हमेशा लोहिया के ही साथ रहे और उन्होंने बाद में हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन और हिंदी साप्ताहिक उदय का भी संपादन किया। 1957 में जगदेव प्रसाद पहली बार चुनाव में खड़ा हुए। चुनाव क्षेत्र था लोकसभा का सासाराम। चुनाव
लोकसभा सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो खड़ा हुए, लेकिन चुनाव हार गए। 1962 में चुनाव होने लगा। वो इस बार विधायक के लिए सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर खड़ा हुए, कुर्था विधानसभा क्षेत्र से। पैसे नहीं थे, इसलिए टमटम से चुनाव प्रचार किया जाता था, और इस टमटम का किराया भी, खर्चा भी कार्यकर्ता लोग अपने पैसे से देते थे। प्रचार में जहां ये लोग निकलते थे, लोग चंदा में कुछ पैसे कहीं और कहीं चूड़ा या भुंजा या गुड़ वगैरह दे दिया करते थे, उसी से इन लोगों का खाना पीना होता था। कुर्था, इमामगंज, करपी, किंजर वगैरह जो भी उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जगह आती थी, उस सब में साइकिल से और पैदल कार्यकर्ता अपनी रैली निकालते थे। उसी चुनाव में पालीगंज से चुनाव लड़ रहे थे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा। तो इनके पास थोड़े पैसे थे, इनका प्रचार प्रसार गाड़ियों से होता था। तो कभी जब अरवल जहानाबाद रोड में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा की गाड़ी आती थी प्रचार करने, तो उसी गाड़ी पर एक तरफ पोस्टर लगा दिया जाता था जगदेव वर्मा का भी, और उस गाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके प्रचार भी कभी कभार कर लिया जाता था। चुनाव परिणाम निकला तो इस चुनाव में भी जगदेव प्रसाद कुछ वोट के अंतर से चुनाव हार गए। 1966 में एक और बात हुई कि सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी। इसका कारण कि यह भी रहा कि जयप्रकाश नारायण प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर भूदान आंदोलन और फिर सर्वोदय आंदोलन में भाग लेने लगे, उसमें व्यस्त हो गए। लोहिया संसोपा का यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। जगदेव प्रसाद का कद पार्टी में लगातार बढ़ता गया, लेकिन घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। जगदेव प्रसाद के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार बताते हैं, भाई जी के राजनीति में चले जाने के बाद घर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। कुल 3 बीघे जमीन में से 1.5 बीघा जमीन मेरी और भाई जी की पढ़ाई में इजारा रखा गया। इजारा का मतलब गिरवी, रेहन। आय का कोई स्रोत नहीं था। मैं खुद अनुभवहीन युवक था। एक दिन कॉलेज से घर आया और आंगन पार करके सीधे भाभी के पास यानी जगदेव प्रसाद वर्मा की पत्नी के पास पहुंच गया। वहां भाभी की जो हालत देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी साड़ी पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और वो मेरा एकाएक चले जाने के कारण पैबंद छिपाने का प्रयास कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके पास कई साड़ियां पड़ी हुई हैं, यूं ही इसे पहन ली थी। लेकिन जब साड़ियों के बारे में जानकारी ली कि अच्छा ठीक है दिखाइए, तो वो चुप हो गई। मैं समझ गया। मैंने अपने पत्नी से पूछा कि क्या है, तो पत्नी ने बताया कि उस फटी हुई साड़ी के अलावा एक और साड़ी है उनके पास जो ठीक ठाक स्थिति में है। वो कभी कभार पहनती हैं, कहीं जाना होता है किसी के यहाँ, घर दूसरे के यहाँ, या फिर बाहर निकलना होता है तो, नहीं तो आमतौर पर वो फटी साड़ी ही इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि एक ही और दूसरी साड़ी ही है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर तुमने ये सब क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि दीदी ने यानी जगदेव प्रसाद की पत्नी ने, जो उनकी बड़ी पत्नी थी, दीदी ने ये बताने से मना कर दिया था। उनके पास बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है, लेकिन वो नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, इसलिए वो सबसे अपना कष्ट छुपा कर रखती है। इस घटना के बाद वीरेंद्र बताते हैं कि उनका मन पढ़ाई लिखाई से उचट गया और एक दिन जगदेव प्रसाद को बताए बिना जहानाबाद में स्वास्थ्य विभाग की नौकरी ज्वाइन कर ली। ये और जब नौकरी कर ली तो इस वजह से वो कॉलेज की परीक्षा भी नहीं दे पाए। जगदेव प्रसाद को जब पता चला कि वीरेंद्र ने नौकरी ज्वाइन कर ली है तो वो पहुंचते हैं और वीरेंद्र से पूछते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, तुमने नौकरी क्यों कर ली। लेकिन वीरेंद्र चुप रह जाते हैं। जगदेव प्रसाद समझ जाते हैं कि क्यों इसे नौकरी करनी पड़ी। और उसके बाद वीरेंद्र बताते हैं कि जब कभी भी जहानाबाद में या घर पर जगदेव प्रसाद मिलते थे तो अपनी जरूरत के अनुसार उनसे 10 या 20 रुपए मांग लिया करते थे। इस तरह से घर अब चलने लगा। 1967 का चुनाव आया और जगदेव प्रसाद पुनः कुर्था विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए। इस बार चुनाव जीत गए। संसोपा को बिहार में 69 सीटें मिली थी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। संयुक्त विधान दल की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार ये थी। 5 मार्च 1967 को महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद की सरकार बनने के साथ ही जगदेव प्रसाद का मतभेद बढ़ता गया। आखिर में यह हुआ कि जगदेव प्रसाद संसोपा से अलग हो गए
और 25 अगस्त 1967 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और एक नई पार्टी बनाई। उसका नाम शोषित दल रखा गया। उसमें बीपी मंडल भी उनके साथ शामिल थे। यहां पर यह भी समझ लीजिए कि जगदेव प्रसाद संसोपा में जब काम कर रहे थे, एक तो संसोपा की नीतियां उनके माकूल थी। उस समय लोहिया का नारा गूंजता था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। जगदेव प्रसाद भी सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संघर्ष कर रहे थे। जाति और वर्ण के आधार पर शोषण वाले समाज को बदलने के लिए उन्होंने राम स्वरूप वर्मा, उत्तर प्रदेश के नेता थे, उनके साथ मिलकर के एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समानांतर पूरी एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम रखा अर्जक संघ। इसमें जन्म, मृत्यु, शादी वगैरह जितने भी सारे संस्कार होते हैं सबकी एक व्यवस्था रखी गई। इसकी स्थापना, अर्जक संघ की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1968 को। दूसरी तरफ यह हुआ कि जब महामाया सरकार से अलग हो गए जगदेव प्रसाद वर्मा, तो जल्दी ही थोड़े दिनों में महामाया सरकार गिर गई। कांग्रेस की मदद से शोषित दल की सरकार बनी, बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। यहाँ याद रखिएगा, ये वही बीपी मंडल हैं जिनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बना था, जिसके सिफारिशों से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ। जगदेव प्रसाद बिंदेश्वरी मंडल, बीपी मंडल के सरकार में सिंचाई व बिजली मंत्री बने। यह सरकार महज 50 दिन ही चल सकी। 18 मार्च 1968 को 17 मतों से यह सरकार गिर गई। 1969 में मध्यावधि चुनाव हुआ जिसमें शोषित दल को 6 सीटें मिली। जगदेव प्रसाद कुर्था से फिर जीत गए। 26 फरवरी 1969 को कांग्रेस और शोषित दल के नेता सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने, जिसके 12 मंत्रियों में एक जगदेव प्रसाद भी शामिल थे। उन्हें नदी घाटी योजना विभाग मिला। यह सरकार भी 3.5 महीने के बाद गिर गई। फिर गैर कांग्रेसी साझा दल की सरकार बनी भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में। शोषित दल में विवाद हो गया कि मंत्री कौन बनेगा। स्थिति यह हो गई कि जगदेव प्रसाद और महावीर प्रसाद दोनों ने ही खुद को शोषित विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। इसी विवाद में 9वें दिन 1 जुलाई 1969 को यह सरकार गिर गई। बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 2 मार्च 1970 को लोकतांत्रिक कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और शोषित दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। राय ने 8 सितंबर 1970 को जगदेव प्रसाद को अपनी सरकार में सिंचाई, बिजली और योजना मंत्री के रूप में शामिल किया। इस सरकार में पहली बार उच्च पदों पर पिछड़ों दलितों की भर्ती शुरू हुई। पहली बार पिछड़ी जाति के आरएस मंडल मुख्य सचिव बने। यह सरकार भी 18 दिसंबर 1970 को गिर गई। 1972 में चुनाव हुआ और इस बार जगदेव प्रसाद कुर्था से चुनाव हार गए। 7 अगस्त 1972 को जगदेव प्रसाद के शोषित दल और यूपी के राम स्वरूप वर्मा के समाज दल का विलय हो गया और पार्टी का नाम रखा गया शोषित समाज दल। जगदेव प्रसाद इसके राष्ट्रीय महामंत्री बने। फिर जगदेव प्रसाद ने अपना प्रसिद्ध नारा हर जगह बुलंद किया। वो नारा देने लगे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के साथ जगदेव प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाने लगे और फिर वो दिन आया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बाबू ठाकुर सिंह समेत कई शुभचिंतकों ने जगदेव प्रसाद को आगाह किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 5 सितंबर को शोषित समाज दल का आंदोलन शुरू होना था। जगदेव प्रसाद की हत्या की पहले से ही षड्यंत्र रचा जा चुका था। कुर्था में खास जाति के पुलिस के जवान, डीएसपी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 5 सितंबर 1974 को जगदेव 9 बजे सुबह करपी से कुर्था पहुंचे। वहां रैली स्थल पर यानी प्रखंड परिसर में पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे। शोषित समाज दल का झंडा, चुप रहा, शोषित समाज दल का झंडा हर ओर लहरा रहा था। बिहार लेनिन जिंदाबाद और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा आदि नारों से आसमान गूंज रहा था। डीएसपी ने लोगों को प्रखंड परिसर में घुसने से रोक दिया। जगदेव प्रसाद ने कहा कि तमाम लोग सत्याग्रह करने आए हैं, पुलिस या तो गिरफ्तार करे या फिर आने दे। इसी बहस के दौरान पुलिस ने लोगों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। जगदेव प्रसाद का भाषण शुरू हो चुका था और जारी था। बढ़ती भीड़ को देखकर प्रशासन ने जहानाबाद से सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया। दिन के 2:30 बज रहे थे। सीआरपीएफ के जवान आए और आते ही लाठीचार्ज कर दिया। सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। तभी डीएसपी के इशारे पर एक जवान ने जगदेव प्रसाद पर गोली चला दी। पहली गोली पैर के बगल से निकल गई, फिर दूसरी गोली चलाई। दूसरी गोली जगदेव प्रसाद के गर्दन में लग गई। वे गिर पड़े।
सत्याग्रही उन्हें उठाकर जीप के पास ले जाने लगे ताकि तत्काल इलाज कराया जा सके, परंतु पुलिस के जवानों ने सत्याग्रहियों को पीट पीट कर भगा दिया और बुरी तरह से जख्मी जगदेव प्रसाद को घसीटते हुए थाने में लेकर चले गए। थाने में जगदेव प्रसाद पानी पानी चिल्लाते रहे और पुलिसकर्मी उनकी मौत का इंतजार करते रहे। प्यास से तड़पते जगदेव प्रसाद को एक घूंट पानी भी नहीं दिया गया। थाना परिसर में ही तड़पते हुए जगदेव प्रसाद ने अंतिम सांस ली। कहा तो यह भी जाता है कि जगदेव प्रसाद को जल्दी मारने के लिए उन्हें घायल अवस्था में पुलिस वालों ने बंदूक के कुंदे से उनकी छाती पर काफी प्रहार भी किया था। अब जनता को भड़कने से रोकने के लिए पुलिस ने उनका शव गायब करने की साजिश रची। प्रशासन जगदेव प्रसाद के शव को गायब करने के लिए डाल्टेनगंज के जंगलों में लेकर चली गई। हर तरफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पटना में बीपी मंडल, रामलखन सिंह यादव, भोला प्रसाद सिंह, दरोगा प्रसाद राय आदि नेताओं ने मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से मुलाकात की और कहा कि जगदेव प्रसाद का शव अगर जल्द नहीं लाया गया तो पूरे बिहार को जलने से कोई नहीं बचा सकता। ये तमाम नेता राज्यपाल भवन के सामने अनशन पर बैठ गए। दबाव का असर हुआ। 24 घंटे बाद यानी 6 सितंबर की दोपहर प्रशासन शव लेकर पटना पहुंचा। 7 सितंबर 1974 को उनकी अंतिम यात्रा निकली। प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आंदोलनकारी आगजनी कर रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे। इसके जवाब में कर्पूरी ठाकुर ने कहा, सरकार की ओर से जो भी बयान आया है वह सब झूठा ही नहीं बल्कि बदमाशी मानता हूं। लूट की बात झूठ है, आगजनी की बात झूठी है। गोली चलने का पूर्व कहां लूट हुई, कहां गोली चली, क्या ब्लॉक ऑफिस में आग लगी? ये सरकार वाले झूठे नंबर 1 हैं। ये दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। इंदिरा गांधी बोलती हैं कि जनतंत्र बचाओ। सैकड़ों लोगों को लाठियों से पीटा और फिर गोली चलाकर जगदेव प्रसाद जी को मार दिया। कहां गया तुम्हारा लोकतंत्र? शोषित और पीड़ित बेजुबान हैं। जगदेव बाबू की हत्या जानबूझकर योजना बनाकर की गई है। अगर इनके मारने की योजना नहीं बनाई होती तो 11 बजे दिन में ही उन्हें गिरफ्तार कर लेते। आज जगदेव प्रसाद भौतिक रूप से हम सबके बीच नहीं है, लेकिन 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है जैसे क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से वे हक और असमानता के लिए हो रहे हर संघर्ष में शामिल हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।